वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 16/11/2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके इतने डेट और शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 16 तारीख के शिफ्ट 1 और 2 के पहले ही सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा चुके हैं मैथ के। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 16/11/2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/10। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100। एक शून्य चला गया तो यानी कि 70% को क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि बी अगर कितना है, बी का मान अगर 10 यूनिट है तो ए जो है उससे 7 यूनिट अधिक, यानी कि कितना यूनिट है, 17 यूनिट है। फिर यहाँ पर बोला गया कि सी जो है ए और बी के संयुक्त आय, तो ए और बी का संयुक्त आय कितना है, 17, 10, 27 यूनिट है। उसका जो है कितने प्रतिशत के बराबर है, 80% के बराबर है। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4/5। यानी कि सी जो है कितना है, 4/5 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें बी से कोई भी मतलब नहीं है। रिलेशन किस में चाहिए, हमें ए और सी के बीच चाहिए। तो ए और सी के बीच यहाँ पर देखेंगे 27 × 4/5 है। तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर 17 से गुना कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17×5 = 85 और 27 चौक सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू 85 और सी का वैल्यू कितना, 108 है। तो कितना अधिक है, यहाँ पर 15, 8, 23 यूनिट अधिक है। तुलना किससे करना है, सी से। तो सी कितना, 108 यूनिट है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कट रहा है, काट लेंगे। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 25 चौक 100। 25 × 23 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि 575 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 27। 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54, कितना बचा, 3। एक बार में फिर आपका कितना बचेगा, 27, यानी कि 5, 3, 8। तो 27 या 81 लगभग आपका आएगा, यानी कि 21.3% क्या है, अधिक है। कौन अधिक है, सी जो है ए से अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वस्तु को बेचता कितने में, 1638 रुपये में बेचता है। कितने में, 1638 रुपये में बेचता है। लेकिन बेचता कब है, 16% छूट देने के बाद बेचता है। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/25। कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। यानी कि 25 यूनिट के सामान को, कितने यूनिट के सामान को, 25 यूनिट के सामान को 4 यूनिट कम, यानी कि 21 यूनिट में क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ पर हल करने पर यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वह मार्क्ड प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3/10। यानी कि 10 यूनिट के सामान को कितना में बेचेगा, 13 यूनिट में एक तरीके से बेचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सीपी। तो सीपी कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट का सामान 3 यूनिट अधिक में यानी कि 13 यूनिट में बेचेगा। तो हल कर लेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते, 13 से काटेंगे एक बार में 13, 3, 13 दूनी 26, 13 छक 78, 21 से काटें कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। 25 छक आपका कितना होता है, 150। 150 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1500। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति
6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ले, 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि ध्यान देने लायक है कि वो जो 7% का ब्याज लग रहा है वो ब्याज जो है कैसा है, छमाही है, यानी कि 6 महीने में 7% ब्याज लगता है। तो एक साल में कुल ब्याज कितना लगेगा, अगर 6 महीने में 7% ब्याज लगता है तो एक साल में 14%, यानी कि 7 दूनी 14% ब्याज लगेगा। तो अगर एक साल में 14% ब्याज लगता है तो 3 साल में कुल कितना साधारण ब्याज लगेगा, तो अगर एक साल में 14% ब्याज लगता है तो 14 या 42% क्या लगेगा, कुल 3 सालों में ब्याज लगेगा। तो कुल ब्याज रुपये में कितना लगता है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितनी थी 10,000, तो 10,000 का अगर हम लोग 42% निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल साधारण ब्याज रुपये में लगता कितना है 3 वर्षों में। तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, 42 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200। तो हमें जो है साधारण ब्याज पता चल गया है, मूलधन पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 साल बाद का मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ जाएगा। तो 10,000 14,200 क्या आ गया, नया मिश्र धन यानी कि मिश्र धन अमाउंट आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 3 संख्या का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और आपको एचसीएफ निकालना पड़े तो करना कुछ नहीं होगा, जो एलसीएम दिए गए कितने दिए गए 2415 और जो संख्याओं का अनुपात में वैल्यू दिया गया है उनको क्या करेंगे एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एलसीएम को इन तीनों संख्याओं के अनुपात के गुना जैसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हम लोग करते हैं, 7 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 7 या 21, 4 7 चौक 28, 3 7 5 35, 5 तिया 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ऐसे यानी कि एचसीएफ महत्तम समवर्तक कितना आ गया 23। पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी कितनी है 5, दोनों का अंतर कितना है 2, इसे क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 दूनी 46 यानी कि 46, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं होगा। अगर आपसे बोला जाता है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा जाता है तब आपका 92 होता है, लेकिन दूसरी और पहली पूछी जा रही है तो आपका 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 संतरों को 151.2 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि एक संतरे को 20% के हानि की जगह 30% के लाभ में बेचना पड़े तो कितना में बेचना होगा एक संतरे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेचा कितने में 151.2 रुपये में कितने संतरे बेचा 18 संतरे, तो अगर कुल रुपये को संतरे से डिवाइड कर देंगे तो एक संतरे कितने रुपये में बेचा वो हमें पता चल जाएगा। पॉइंट हटा देते, नीचे कितना चला जाएगा 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका सीपी निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट वाले सामान को कितने यूनिट में बेच रहा है 4 यूनिट में बेच दिया। लेकिन अब जो उसे क्या चाहिए 30% का लाभ चाहिए, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/10, कितना हो जाएगा 3/10 होगा, यानी कि उसे जो है 10 यूनिट वाले सामान को कितना यूनिट में बेचना होगा 13 यूनिट में बेचना होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि उसे एक संतरे बेचने कितने में, और टोटल जो है कितने रुपए में बेचता है कुल संतरे 819 रुपये में बेचता है। तो अगर हम लोग हल कर लेंगे यहाँ पर सारा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने संतरे जो 819 रुपये में बेचे गए उनकी संख्या हमें पता चल जाएगी। तो हल कर लेते, 13 से काटेंगे 13 6 78, 13 तिया 39, फिर यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 5 2 7 2 9, 9 से कट रहे तो काट लेंगे, 9 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यहाँ पर 9 1 6 9 6 54, फिर आपके 6 7 9 9 72, यानी कि 168 आपका आएगा। फिर यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपके 9 से कट रहे, फिर 9 से नहीं 7 से कट रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 नमा आपके कितने हो गए 63 हो गए। 4 से 24 काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, 3 से 6 2 बार में, यहाँ पर कितने 3 बार में चले जाएंगे। 5 से 10 आपका कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, 2 से 2 आपका चला गया। 20 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पर बचा हुआ, तो 20 थी आपका कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 संतरे 819 रुपये में बेचे गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18, 22 को 18 से माइनस करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पर हल कर लेते हैं, सबसे पहले ऑप का हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 88 को 22 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ब्रैकेट का अंदर के पूरा हल करने पर कितना आ गया 0, तो 8 माइनस 0 करने पर आपका कितना आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ यक्स है, तो यक्स के अंकों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता, जो भी दो संख्याओं का अंतर हमें कम देखने को मिल रहा है उनका पहले क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 9, फिर आपके यहाँ पर कितने बचेंगे 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि दो संख्याओं का मिनिमम अंतर जो है हमें कितना दिखने को मिला है 1394। तो क्या ये 1394 से इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगर पूर्णतः विभक्त नहीं कर रही है तो इन्हीं का एक फैक्टर क्या बनेगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बनेगा। तो इसका एक फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 2 9 18, 2 सत्ते 14, तो 697 आपके हो सकते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 21, 9 30 27 29, 6 18 2 20, यानी कि 2091 कट रहे हैं। 7 25 35, ये भी आपके कटेंगे। 7 7 49, 7 6 42, यानी कि ये भी आपके कट जाएंगे। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना आएगा 697 आएगा। लेकिन आपसे एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, इनके अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 6 15 7 22, यानी कि आपका सही आंसर कितना होगा 22। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल कर लेते हैं हम लोग। 10 पूर्णांक 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 1 21/2, और यहाँ पर 7 25 35 1 36/5 हो जाएंगे। हल कर लेंगे, 7/16 है, गुना करने पर आपका कितना हो जाएगा 21 × 36 बटा नीचे कितना हो जाएगा 10। तो भाग को अगर गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है, यानी कि 10 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 21 × 36 आएगा। ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग, इंटू के बाद क्या है, पूर्णांक में है तो पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 5 या 15, 3 18 बटा आपके कितने हो जाएंगे 5, माइनस पूर्णांक का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 9/8, 1/2 है, भाग को गुना में चेंज करेंगे, सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 1/2 को 2 लिखेंगे, प्लस आपका कितना हो जाएगा 3/4। हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपके 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 2 से 2 आपका चला गया, 7 से 21 कितने बार में 3 बार में, 3 से 9 कितने बार में 3 बार में, और 4 दूनी आपके कितने हो गए 8 हो गए, कट गए। तो यहाँ पर अब जो बचे हैं उसे नीचे लिख लेंगे, तो कितना बच गया यहाँ पर आपके 1/6 माइनस 3 प्लस आपका कितना हो गया यहाँ पर, प्लस आपके हो गए 3/4, सॉरी यहाँ पर आपके 7/16 है ना कि 7/2 है। तो यहाँ पर आपके कितने हैं 7/16 होंगे। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 16 × 48, यानी कितने हो जाएंगे 48। तो अब हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 1 माइनस 48 दिया आपका कितना हो जाएगा 4 × 12, 8 × 24, यानी कि 144, प्लस आपके कितने हो जाएंगे 12 × 36, यानी कि 36 से 37 माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा माइनस 107/48 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। तो समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते कि ओवरऑल जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना बनता है। तो अगर आपने मेरे CI और SI का फुल फ्लेज वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और आपके साधारण ब्याज रेशियो से किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने उसमें बताया था कि 2 साल का जो है रेशियो क्या बताया था मैंने वहाँ पर 2:1, यानी कि अगर पहले साल में 4% का ब्याज लगता है तो दूसरे साल में 4 का 4% ब्याज लगेगा। तो 4 का 4% कितना हो जाएगा 0.16। जब 4 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 16/100, यानी कि 0.16%।
तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका असल में क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। और ये जो आपका टोटल होता है वो असल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी आपके 8 हो जाएंगे गुना करने पर, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 0.16, यानी कि अगर दोनों को जोड़ दे तो दोनों का मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8.16%। और वो जो है रुपये में कितना दिया गया, 1530 रुपया दिया गया है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज असल में है कितना, 8%, यानी कि हमें 8% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, अब लोग पहले हम लोग हल कर लेते, 1% का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग 8% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, और यहाँ पर 204 बार में। फिर आपके क्या हो रहे, 3 से कट रहे तो 3 से काट लेते, ये आपके यहाँ पर 51 बार में, और 3 × 6 = 18, और 3 × 8 = 24। 17 से कट रहे तो 17 × 4 = 68, 17 × 3 = 51। यहाँ पर 2 से कट रहे तो ये 2 बार में, ये कितने बार में, 15 बार में। यानी कि 1% का जो है, यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना आ गया, 25 × 15/2। ये आपके क्या आ गया, 1% का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, 8% का वैल्यू चाहिए। तो 2 से 8 को काटेंगे कितने बार में, 4 बार में चला जाएगा। तो 25 × 100 × 15 करेंगे तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 4/5। यानी कि हमें जो है कुल कितना मैच जीतना है, तो 225 का 4/5 मैच जीतना। 5 से काटें कितना बार में चला जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 45 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 180। यानी कि कुल जो 180 मैच उसे जीतना है। लेकिन उसने 120 मैचों में से 70% ही मैच जीता। तो 120 का 70% कितना हो जाएगा, 84। यानी कि उसने 180 मैच जीतना है, लेकिन अभी तक 84 मैच ही जीता। यानी कि उसे अभी भी जीतना कितना बचा हुआ है, 180 - 84 करेंगे, यानी कि 96 मैच अभी भी उसे जीतना है। कितने मैचों में जीतना है, तो 225 टोटल खेलेगा, उसमें से 120 खेल चुका है। तो बचा हुआ मैच खेलना कितना है, तो 225 - 120 करेंगे, यानी कि 105 मैच अभी भी खेलेगा। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, ये कितने बार में, 21 बार में चला जाएगा। यहाँ पर फिर 3 से काट लेते हो तो 3 × 7 = 21, और आपके 32 × 3 = 96, 32 दूनी 64, यानी कि 640/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 9 = 63, 7 × 1 = 3, यानी कि 91.3/7% आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं काफ़ी बार बता चुका कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर जो है 164 रुपये असल में किसके बराबर है, तो 12% प्लस 8.5% के योगफल के बराबर है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 20.5% होगा। रुपये में कितने के बराबर, 164 रुपये के बराबर है। तो हल कर लेते, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 चला जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, कितने बार में, 41 बार में चला जाएगा। 41 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 4 दूनी 8 रुपये। हमें क्या चाहिए, सीपी, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याएं हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बोला गया है कि पहली 4 संख्या, पहली कितनी संख्या, पहली 4 संख्याओं और 5वीं संख्या, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यानी कि 5वीं संख्या अगर यहाँ पर 6 यूनिट है तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो अगर औसत 5 यूनिट है, टोटल कितने संख्या है, 4 संख्या, तो योग कितना हो जाएगा, तो अगर औसत 5 है, कुल संख्या 4 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 × 20, यानी कि पहली 4 संख्याओं का योग 20 यूनिट है और 5वीं संख्या 6 यूनिट है।
तो दोनों का योग जो है कुल कितना हो जाएगा 20 अच्छे 26 यूनिट, यानी कि पांचों संख्याओं का योग कितना है 26 यूनिट है। और यहाँ पर बोला गया है कि उनका औसत कितना है, पांचों संख्याओं का औसत कितना है 26 है। तो 26 का अगर योग हमें निकालना हो तो टोटल कितने संख्या, 5 संख्या, तो 5 से गुना कर देंगे। तो 26 से 26 आपका चला गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पाँचवीं संख्या कितनी है 6 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 पचे 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे जो है उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने जो है इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा, तो वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में जब कंसेक्यूटिव चेंज आए तब जो है ओवरऑल जो है लाभ प्रतिशत या फिर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जो है एक फार्मूला होता है। क्या होता है, A + B + A × B/100 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहला क्या होता है 28% का लाभ होता है, यानी कि A कितना है +28 है। लेकिन 15% का छूट देता है, यानी कि -15%, प्लस 28 इंटू आपका क्या हो जाएगा -15 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 100। प्लस में आया तो लाभ, निगेटिव में आया तो क्या हो जाएगा लॉस। हल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में, ये 7 बार में, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर 25 बार में। इससे बेहतर है कि हम लोग 5 से पहले काट लेते। तो 5 × 15, 20, 25, 100। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, कितने बार में 14 बार में। 28 - 15 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 13, कितने हो जाएंगे 13। और प्लस माइनस यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे। 14 × 42/10, यानी कि कितना आ जाएगा 4.2। फिर 13 में से 4.2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.8% पॉजिटिव, यानी कि प्लस में है। तो आपका क्या होगा 8.8% क्या है लाभ है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है, तो 8,000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 7 वर्ष में जो है 70% अधिक हो जाता है, यानी कि 7 वर्ष में 70% क्या बन जाता है साधारण ब्याज बनता है। तो अगर 70% को कुल साल से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 10%। तो यहाँ पर जब आपसे 10% में रेट आपका 10% दिया हुआ रहे और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ईयरली जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला जाए तो एक परसेंटेज ध्यान रखिएगा, जो कि आपको इस प्रश्न को आसानी से हल करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर जब भी आपका 2 साल का यानी कि रेट आपका क्या रहे, यहाँ पर याद रखना है कि रेट आपका जब 10% रहे तभी आपको ये हल करना है। तो रेट आपका जब 10% रहे तो ओवरऑल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है 21%। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है 33.1%। और 4 साल के जो है अगर दिया हो रहा है तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा 46.41% लगेगा। कितना लगेगा 46.41%। तो यहाँ पर क्या लग रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी कि 3 साल का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा 33.1%। यानी कि हमें 8,000 का क्या निकालना होगा 33.1% निकालना होगा। हल कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे पहले 10% हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा। हल कर लेते 3 शून्य से 3 शून्य चला गया। 8 × 331 करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 × 24 8 × 24 2 26, यानी कि 2648 रुपये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है कि तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहली दूरी जो है कितनी दी गई है 10 किलोमीटर दी गई है, और बटा नीचे चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर बोला गया है कि धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर मान लेते कि नाव की चाल क्या है x है और धारा की चाल कितनी दी गई है 5, यानी कि धारा के विपरीत चाल दिशा में चल रही है तो x - 5 हो जाएगी। और दूसरी दूरी यानी कि 11 किलोमीटर की दूरी कितनी की चाल से चलती है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और दोनों मिलाकर जो है कुल कितना समय लेता है 52 मिनट, लेकिन सभी जो आपका समय वो घंटा और दूरी मिनट में दूरी
दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में होना चाहिए। तो 52 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि बाई ऑप्शन से यक्स का वैल्यू पुट कर ले। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन में आंसर दिए गए वो क्या दिए गए, धारा की दिशा में 9 की चाल दी गई है। तो अगर पहला ऑप्शन हम लोग मानते हैं कि 30 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 9 की चाल, तब जो है 9 की चाल सिर्फ कितनी होगी, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दी गई है। तो अगर दोनों मिलाकर 30 है तो 30 माइनस 5 करेंगे, यानी कि 25 किलोमीटर क्या आ गई आपकी, केवल 9 की चाल आ गई। तो यहाँ पर 10/25 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, प्लस 11/25 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, और 10 या 30 प्लस 11 दूनी 22, 30 और 22 आपके कितने हो जाएंगे 52/60, यानी कि LHS इक्वल टू आपका RHS हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करना सबसे बेहतर तरीका होता है बाई ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए कि यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुना और तीसरे हिस्से के 7 गुना के बराबर है, तो पहली और दूसरी के बीच का अंतर कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में असल में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया कि पहली संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या का 5 गुना और तीसरी संख्या के 7 गुना के बराबर है। हमें क्या निकालना है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना है। तो जब पहली संख्या का हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 4 को हाइड करेंगे यानी कि छुपाएंगे, और 5 और 7 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी कि पहली संख्या का निश्चित अनुपात में वैल्यू 35 होगा। फिर दूसरी संख्या निकालना है तो 5 को छुपाएंगे, गुना किसे करेंगे 7 और 4 को, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तीसरी निकालनी है तो 7 को छुपाएंगे, 5 चौक 20 गुना करेंगे, कितना आ गया 35:28:20 आ गए। तो यहाँ पर बोला गया कि तीनों संख्याओं का योग जो है यूनिट में कितना आपका हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि 83 यूनिट का वैल्यू कितना आपका है 62,6225 रुपये। कितना है 6225 रुपये। यहाँ पर योग आपका देख लेते, 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8, सही है। 8 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 3 5 15, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 रुपये आएगा। पूछा क्या जा रहा है, पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर यूनिट में कितना है 7 यूनिट का अंतर है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 75 रुपये है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, यानी कि 525 रुपये क्या हो गया, दो संख्याओं के बीच का अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर, और टोटल जो है क्षेत्रफल कितना दिया गया 18,634 दिया गया। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में 11 1, 11 6 66, 10 103, 11 9 99, 11 6 44, 2 से काटने कितना बार में चला जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 7 14, 847, 847। यहाँ पर 7 तो आपका आएगा, 7 से यहाँ पर काट के देखते तो 7 आपके 12 7 84, 121 इंटू 7, यानी कि आपके 7 2 बार है और 11 2 बार हो जाएंगे, यानी कि 7 इंटू 11 करेंगे तो 11 7 77 सेंटीमीटर क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या आ गई। लेकिन जब भी किसी चीज़ को किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम या फिर परिधि के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो है त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr, त्रिज्या कितनी आ गई 77 सेंटीमीटर, जो कि किसकी परिधि के बराबर है आयत की परिधि के बराबर है। तो आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B होता है। तो L आपका कितना है 5 यूनिट है, तो 5x मान लेते हैं, इसे 6x मान लेते हैं। हल कर लेंगे, यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते, 7 से 77 11 बार में 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 5 कितने हो जाएंगे 11, x बराबर 22 इंटू क्या हो जाएंगे 11, 11 से 11 चला गया तो x बराबर आपके कितने आ गए 22। पूछा क्या जा रहा है छोटी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 5 यूनिट, तो 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 110 मीटर, कितनी आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 5/7 भाग 15 दिन में, बी जो है बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य 12 दिन में पूरा कर लिए, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो टोटल काम होता है या तो वो 100% होता है या फिर 1 यूनिट काम होता है टोटल। तो यहाँ पर बोला गया कि 5/7 भाग जो है 15 दिन में करता है, तो 5 से 15 3 बार में चला जाएगा, तो 1 यूनिट काम कितना हो जाएगा, 7 या 21 दिनों में हो जाएगा। यानी कि ये जो है अकेले कितना दिनों में काम को पूरा कर लेगा, 21 दिनों में। लेकिन जब दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर काम को पूरा करते तो कितना दिनों में पूरा कर लेते, 12 दिनों में। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 21 और 12 का, तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, यानी कि 84 क्या हो जाएंगे, 21 और 12 के एलसीएम होगा। 84 को 21 से डिवाइड करेंगे 4 और 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7। यानी कि ए की कार्य क्षमता 4 और दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता 7 है। तो अगर बी की हमें कार्य क्षमता चाहिए तो क्या करेंगे, 7 - 4 यानी कि 3 कार्य क्षमता किसकी आ गई, बी की आ गई। तो यहाँ पर आप हमें क्या निकालना है, समय। समय निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाता है, आपका इफिशियंसी होता है। यानी कि जितना काम करना है बटा जितना, यानी कि जिसको वो काम करना है उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल करना कितना काम है, 84। करेगा कौन, बी। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 28 या 84। यानी कि बी जो है अकेले उस काम को 28 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार अपनी यात्रा के 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आपको क्या चाहिए, स्पीड, तो चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी कितनी तय की जाती है, 41 किलोमीटर प्लस 23 किलोमीटर, यानी कि 3 × 4 और 4 × 2 = 6, यानी कि 64 किलोमीटर की दूरी बटा क्या कर देंगे, कुल समय। तो कुल समय कितना लगता है, 45 मिनट प्लस 35 मिनट, यानी कि 45 और 35 आपके कितने हो जाएंगे, 80 मिनट। लेकिन हमें जो है यहाँ पर दूरी किस में है, किलोमीटर में है, तो जो समय होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर जो चाल आएगी आपकी वो किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। लेकिन हमें चाहिए किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते, 5/18 से गुना करते। हल कर लेते हैं, यहाँ पर 20 से काटेंगे 4 बार में, कितने बार में, 3 बार में। 3 ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। 3 से 18 कितने बार में, 6 बार में चला जाएगा। 4 यहाँ पर 4 × 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये सॉरी 6 नहीं करते, 4 से पहले काट लेंगे तो कितना बार में, 16 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा। तो 8 × 5 आपके कितने हो गए, 40/3। 40 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13.1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 1200 रुपये में कितने पेन खरीदे, तो 1200 रुपये में जो है 150 पेन खरीदे और बेचा कितने में, तो 1620 रुपये में 180 पेन बेच दिए। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, एक पेन का सीपी, इधर आपका क्या आ जाएगा, एक पेन का एसपी, दोनों का अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे, 30 से काटेंगे 6 बार में, कितने बार में, 5 बार में। 1 0 1 0 चला गया। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 7 42, 5 से काटेंगे तो 24 25 120, 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में, कितने बार में, 9 बार में। यानी कि एक पेन का सीपी यानी कि क्रयमूल्य कितना 8 यूनिट है और एक विक्रय मूल्य कितना 9 यूनिट है। तो 8 यूनिट का सामान कितने में बेच रहा है, 9 यूनिट में। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। किससे तुलना करेंगे, सीपी से। कितना है, 8 यूनिट। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, कितने बार में, 25 बार में, 25/2 यानी कि सारे 12% का क्या होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि निम्न 6 परीक्षणों का औसत 12.5 है तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई क्रमक संख्या में यानी कि लगातार बराबर अंतराल पर यानी कि बराबर अंतर के हिसाब से जो है संख्या बढ़ी और उनका औसत दिया हुआ रहे, तब जो है डायरेक्ट औसत निकालने का तरीका क्या होता है, बीच की संख्या हमें ढूंढनी होती है। क्या ढूंढनी होती है, बीच की संख्या ढूंढनी होती है। तो 8x और
x प्लस 8 और x प्लस 11 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी आपके x प्लस आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9.5 होंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा तो किस तरीके से करना, इन दोनों का योग का आधा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा x प्लस 9.5 आपका आ जाएगा। तो ये आपके क्या आ गया, औसत आ गया। और औसत संख्या में कितने दिए गए, 12.5 दिए गए, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पहली 3 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो पहली 3 संख्या में से बीच की संख्या अब हमें देखना, तो बीच की संख्या कितनी है, x प्लस 5 है। तो x आपके कितने थे 3, प्लस इसमें 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 3 8, यानी कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। तो हमेशा जब आपके लगातार वृद्धि देखने को मिले तो हमेशा बीच की संख्या ढूंढिए, वही आपका क्या होगा, हमेशा औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उनकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है तीनों के अनुपात के यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 12 और 13 25, अब 5 कितने हो जाएंगे 30 यूनिट। 30 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 90 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें जो है क्या पता होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ नहीं, हाइट और बेस पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। तो क्या करेंगे, हाफ बेस निकालने के लिए बेस आप किसी को भी मान सकते हैं, या तो 12, पहले तो इन दोनों भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी कि अगर बेस मान लेते हैं 36 तो हाइट कितनी हो जाएगी 15। हल करेंगे आपका एरिया आ जाएगा 2 से 36 18 बार में चला जाएगा, 18 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो यहाँ पर जो है दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2, योग कितना हो जाएगा यूनिट में 3 2 5 यूनिट, टोटल कितना लीटर है 75 लीटर। 5 से 75 काटेंगे 15 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर के बराबर है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि मिल्क और क्या है वाटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू 45 लीटर और 2 यूनिट का वैल्यू 30 लीटर। लेकिन दूध में जो है कोई भी परिवर्तन दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, यानी कि अगर पहले 45 लीटर दूध था तो अभी भी 45 लीटर ही दूध है, यानी कि अब के 1 यूनिट के बराबर कितने लीटर के बराबर है 45 लीटर के बराबर है। तो अब के 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 यूनिट 90 लीटर। तो पहले पानी कितना था 30 लीटर, अब कितना हो गया 90 लीटर। तो कितने की वृद्धि हो गई 60 लीटर की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:9 यानी कि 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर कितने का है, 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट बराबर रुपये में कितने दिए गए 380 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 190 रुपये। बी का मूल्य पूछा जा रहा है कितना यूनिट है 9 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 190 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1710 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से जो है 50% कम कार्य कुशल है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि ए जो है बी से कितना 1 यूनिट अधिक कुशल है। यानी कि बी अगर 5 यूनिट है तो ए जो है उससे 1 यूनिट अधिक यानी कि 6 यूनिट कुशल है। फिर यहाँ पर बोला गया सी जो है बी से 50% कम कार्य कुशल है, यानी 50% यानी कि आधा कम कार्य कुशल है। यानी कि सी जो है बी का कितना आधा कार्य कुशल है। तो क्या पूछा जा रहा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकाल लेते, 2 से गुना कर देंगे सभी में। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अनुपात कितना हो जाएगा 5।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो कुल इफिशियंसी कितने हो जाएगी, 12 × 5 = 17, 10 कितने हो जाएंगे 27। कितने दिनों में पूरे करते हैं, 10 दिनों में। तो कुल कितना काम हो जाएगा, 270 काम। अब लेकिन करेगा कौन, बोल रहा है केवल बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 270। इफिशियंसी यानी कि बी की हमें समय निकालना है, तो बी की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डेज, यानी कि बी जो अकेले उस काम को 27 दिनों में पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।